खालिस्तान को लेकर भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के जरिए कनाडा में रह रहे भारतीयों को सावधान किया गया है। एडवाइजरी के मुताबिक कनाडा में हालात बिगड़े हुए हैं, भारतीय छात्र ज्यादा सतर्क रहें, उन इलाकों में जाने से बचे जहां भारत विरोधी गतिविधियां हुई हैं। इससे पहले मंगलवार को कनाडा में भारत में रह रहे नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी। कनाडा की एडवाइजरी में आतंकी हमले का अंदेशा जताया गया है। तो कनाडा कैसे बन गया है वांटेड भारतीय गैंगस्टर्स के लिए सुरक्षित पनाहगाह, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। एक 109 साल पहले साल 1914 में 376 भारतीयों को लेकर आए एक जापानी जहाज कोमागाटा मारू को कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया। इसमें ज्यादातर लोग पंजाब से थे। इनको भारतीय लोगों का आना रोकने के लिए साल 1908 के एक कानून का हवाला दिया गया और तकरीबन 100 साल बाद जब कनाडा में हर तरफ भारतीय नजर आने लगे, तब कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने देश के संसद में उस घटना के लिए माफी मांगी। Today I rise in this house to offer an apology on behalf of the Government of Canada for our role in the Komagata Maru incident. जहाज वाले मामले के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। कनाडा भारतीय अप्रवासियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह बन चुका है, लेकिन इससे भारत के लिए कई तरह की समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। खालिस्तान के लिए चल रहे अलगाववादी आंदोलन को यहाँ रह रहे भारतीय मूल के सिखों से भी समर्थन मिल रहा है। कनाडा में 7,70,000 सिख रहते हैं। भारत के बाहर सिखों की ये सबसे बड़ी आबादी है। इनमें से बहुत से लोग खालिस्तान के लिए काम करते हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत विरोधी तत्वों की तरफ ध्यान गया है, जिन्होंने कनाडा की जमीन पर पनाह ले रखी है। इतना ही नहीं, ये लोग भारत में निशाना बनाकर हत्याओं के भी आरोपी हैं। पिछले साल सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या 2021 में लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट या फिर हाल ही में पंजाब के मोगा में एक कांग्रेस नेता की हत्या, ये सभी अपराध कथित तौर पर कनाडा में बसे गैंगस्टरों और आतंकवादियों ने किए हैं। गोल्डी बरार, जिसकी उम्र 29 साल है, वो 2017 में छात्र वीजा पर कनाडा पहुंचा। उसने कांग्रेस के नेता की हत्या की जिम्मेदारी ली है। वो नवंबर 2022 में पंजाब के फरीदकोट में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप कुमार की हत्या का भी आरोपी है। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श दल्ला अक्टूबर 2018 में विजिटर वीजा पर कनाडा पहुंचा। पंजाब के लुधियाना का रहने वाला अर्शदीप कई मामलों में आरोपी है और एनआईए को उसकी तलाश है। उसे इसी साल जनवरी में सरकार की तरफ से आतंकवादी घोषित किया गया। इसी तरह गुरजीत सिंह चीमा गुरदासपुर जिले के चीमा गांव का रहने वाला है और कनाडा के ब्रैम्पटन और टोरंटो में रहता है। वो 2017 में पंजाब आया और आरोप है कि पाकिस्तान से हथियार लेने के लिए उसने लोकल हैंडलर्स को पैसा मुहैया करवाया। साल 2017 में उसके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। मलकीत सिंह उर्फ फौजी कनाडा के सरे शहर में रहता है। वो अमृतसर का रहने वाला है और बब्बर खालसा से जुड़ा है। साल 2017 में पंजाब में उसके खिलाफ भी यूएपीए का मामला दर्ज किया गया। बेसिकली कंपल्शन जो है पॉलिटिकल भी है। आपका थोड़ा सा बताऊंगा कि हमने रेड पिटीशन जो दायर की थी उसमें कुछ लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया था, दे आर द ड्रग डॉन्स, ड्रग स्मगलर। और अगर आप फिर से इस पर्टिकुलर कनेडियन सरकार के बारे में बात करेंगे, काफी सारे उसमें ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर लगातार दोष ऐसे चलते आए हैं। कहते हैं वो एथिकल इम्प्रोप्राइटरी या जो कुछ भी है, तो वहां पर भी एक तरीके से घूम घाम करके पैसे की बात है। दोनों साइड से व्यापार चल रहा है, वहां से और मैसिव मनी विच इज इन्वॉल्व। पैसा आ गया, पॉलिटिकल रीजंस हो गया, वहां पे उनको चाहिए कि अपना इनको बसा के रखें। तो इस प्रकार से जो है ये सारी सिचुएशन वहां पे खराब होती जा रही है। पिछले तकरीबन एक साल में कनाडा में भारतीय राजनयिकों को इस तरह की धमकियां और चित्र आम हो गए हैं। खालिस्तानी तत्वों की इस तरह की हरकतों पर भारत ने कई बार विरोध दर्ज करवाया, लेकिन कनाडा की सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा की कुल आबादी में सिखों की संख्या लगभग 2.1% है और सिख लोग वहां सबसे तेजी से बढ़ता धार्मिक समूह है। कई संसद के सदस्य भी हैं। यही राजनीतिक मजबूरियां हैं जिनकी वजह से हाल के वर्षों में कनाडा ने खालिस्तानियों के प्रति अपना रुख नर्म किया है। वो जो तमाम जो दहशतगर्द या माफिया के लोग या जो
हथियारों की तस्करी करते हैं, जो कनाडा में बैठ के भारत में कत्लेआम करवाते हैं और ओपनली क्लेम करते हैं अपने फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट पे कि हमने ये काम करवाया है। आप से भारत सरकार ने कई बार आग्रह किया है कि देखिए, भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके मंदिरों के ऊपर हमला हो रहा है, उन पर आप ये स्लोगनियरिंग हो रही है, वैंडलिज्म हो रहा है, तमाम ये चीजें हो रही हैं, भारतीय दूतावास पे हो रहा है, भारतीय अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है, यहां तक मारपीट की भी नौबत आ चुकी है। वहां पर आपकी इंटेलिजेंस होने गई होती है। खालिस्तानी विचारक हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट आई है। अब समय आ गया है कि ऐसे देश जहां पर भारतीय मूल के निवासी ज्यादा रहते हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि उनकी मिट्टी पर रहने वाले लोग भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र न करें। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। गैंगस्टर टेरर नेटवर्क के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने 43 गैंगस्टर की फोटो जारी कर उनकी बेनामी संपत्ति या दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई संपत्ति की जानकारी मांगी है। एनआईए की लिस्ट में जो गैंगस्टर हैं उनमें से कई जेल में से ही अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। एनआईए ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा भी की गई। एनआईए की इस लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, सचिन बिश्नोई, गोल्डी बराड़, काला जठेड़ी समेत कई गैंगस्टर के नाम शामिल हैं। गणेश उत्सव के शुरुआत में ही प्याज को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है। लासलगांव समेत नासिक के सभी 15 मंडियों में प्याज की नीलामी व्यापारियों ने अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी है। नीलामी बंद होने से प्याज की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। नासिक की सबसे बड़ी मंडी बंद है। नासिक जिले की 15 मंडियों से प्याज खरीदने वाले 500 से ज्यादा व्यापारियों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की है। ये व्यापारी मंडियों में होने वाली प्याज की नीलामियों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। प्याज व्यापारी मुख्य तौर पर 3 मांग कर रहे हैं। उनकी पहली मांग है कि केंद्र सरकार की 2 एजेंसियां नाफेड और एनसीसीएफ देश के अन्य हिस्सों में मंडियों को सस्ते में प्याज न बेचे। प्याज के निर्यात पर पिछले महीने लगाई गई 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी को वापस लिया जाए। इसके साथ साथ वो मार्केट फीस को 1 रुपए प्रति क्विंटल से घटाकर 50 पैसे करने की मांग कर रहे हैं। व्यापारी आरोप लगा रहे हैं कि दोनों एजेंसियां ये प्याज अन्य मंडियों में 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच रही हैं, जबकि नासिक की थोक मंडियों में खरीद भाव करीब 2000 रुपए है। इसके ऊपर से ट्रांसपोर्ट और लेबर कॉस्ट। इस तरह एजेंसियां व्यापारियों की तुलना में 1000 रुपए डिस्काउंट पर प्याज बेच रही हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। वो रास्ता और रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। कांदा उत्पादक शेतकरी संगठन के तरफ से सरकार को ये निवेदन देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द उसके ऊपर निर्णय लीजिए। 40% पर निर्यात शुल्क वापस कर स्पर्धा रोकिए, नहीं तो हम रेल रोको या रास्ता रोको जैसे तीव्र धरणे जैसे आंदोलन करेंगे। 13 तारखेला जाऊन आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री साहेबांना निवेदन दिलं आणि पणनचे मंत्री साहेबांना पण निवेदन दिलं आणि आमच्या जे मागण्या आहेत 13 तारीख को हमने सरकार को निवेदन देकर बोला था कि हमारी परेशानी दूर करें। अब हमें उन्होंने 26 तारीख को बुलाया है, तब तक हम मंडियां बंद रखेंगे। बॉम्बेला बोलवले तोपर्यंत आमचे आपल्या बाजार समिती बंद रहतील। इधर राज्य सरकार कह रही है कि 26 तारीख को प्रस्तावित बातचीत से पहले हड़ताल के कदम पर कार्रवाई होगी। केंद्राचे ज्याच्यामुळे नियम आहे नाफेड गिफेड जी आमची खरेदी होती त्या खरेदीच्या बाबतीत जो धोरणात्मक निर्णय ठरवण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारला आहे। प्याज को लेकर नीतिगत फैसले लेने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। हमने 26 तारीख को व्यापारियों को चर्चा के लिए बुलाया है, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही बाजार बंद करने की घोषणा कर दी है। अभी गणेशोत्सव का माहौल है, उनका यह निर्णय गलत है। हमने उनको बोला था 26 तारीख को बैठक करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी से बंद रखा है, इसलिए उन पर कार्रवाई होगी। सर्वात महत्त्वाचा सण म्हणून साजरा होतो। नासिक में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। इसी महीने प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद एक दिन के लिए लासलगांव प्याज मंडी समेत अन्य मंडियों में प्याज की खरीद फरोख्त बंद कर दी गई थी, लेकिन सरकार ने नाफेड और एनसीसीएफ द्वारा प्याज की खरीद शुरू कर दी थी। अब व्यापारियों के इस हड़ताल के बाद प्याज की कीमतों में उछाल आ सकता है। नासिक से किशोर बेलसेरे के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।